हेलो बच्चों। कल इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग ने स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोस्टैट पार्ट 1 के नाम से था। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, कुछ बेसिक हमने देखे थे। फिर चार्ज के बारे में पढ़ा था कि कैसे किसी बॉडी पर पॉजिटिव, कैसे किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज की प्रॉपर्टीज। आखिरी जो प्रॉपर्टी थी वो क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था मैंने, कि चार्ज जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के क्या मेथड होते हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के 3 मेथड होते हैं। पहला जो मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, जैसा आपने देखा होगा बचपन में कि हम कंघी करते थे। कंघी करने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसके पास ले जाते थे, या कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे तो वो अट्रैक्ट होते थे कंघी से। तो आपने क्या किया, बालों को रगड़ा तो बीच में फ्रिक्शन पैदा हुआ। फ्रिक्शन से वो चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद उसने क्या किया, कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट किया। चलिए, वो तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था जो बचपन में हम लोग करते थे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी ग्लास रॉड को, ग्लास की रॉड है, मान लीजिए ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड। इस ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क के कपड़े से, सिल्क कपड़ा कैसा होना चाहिए, सिल्क, किसी ग्लास रॉड को अगर सिल्क के कपड़े से आपस में रब करें तो रब करने के बाद क्या होता है, ग्लास रॉड जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क जो होता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये क्यों नहीं पॉजिटिव चार्ज होता और ये क्यों नहीं नेगेटिव चार्ज होता? ग्लास रॉड ही क्यों पॉजिटिव चार्ज होती है, नेगेटिव सिल्क नेगेटिव ही क्यों होता है? ये सोचने वाली बात है ना। देखिए, होता क्या, आपने पढ़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। किसी भी एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, सबसे बाहरी ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी दी जाती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन को अगर उसकी बाहरी ऑर्बिट से बाहर निकालना है तो कोई मिनिमम एनर्जी तो आपको देनी पड़ेगी, तभी वो बाहर निकलेगा। ठीक है ना। अब होता क्या है कि जैसे ग्लास रॉड को आपने सिल्क से रब किया, मान लेते काइनेटिक एनर्जी है। अब रब करने के बाद क्या होगा, हीट डेवलप हो रही होगी, बीच में हीट डेवलप हो रही होगी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि बीच में एनर्जी डेवलप हो रही है। अब इन दोनों में से जिसकी आयनाइजेशन का एनर्जी कम होगी, मतलब ये मान लेते हैं कि ये रॉड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है और ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। इसका मतलब जब आप आपस में रब करेंगे तो बीच में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो जो कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकाल देगा वो पहले इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर ये अपनी बाहरी ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। लेकिन ये तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर निकालना है, तो जो कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होगा वो पहले पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना, जब निकालेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज। तो आयनाइजेशन एनर्जी के कारण ये ग्लास रॉड सिल्क के पहले क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, सिल्क पर। इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने इलेक्ट्रॉन लिया। किसने दिया, ग्लास रॉड। किसने लिया, सिल्क ने। ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज।
और सिल्क ने इलेक्ट्रॉन लिया, इसका मतलब इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ गई। इस तरीके से बॉडी क्या हो जाती है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इस तरीके से बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब आपस में रब करना। कोई दो चीजें, दो सरफेस जब आपस में रब होती है तभी तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ग्लास रॉड ने क्या किया, ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन सिल्क को दिए, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया, सिल्क क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। क्यों, ड्यू टू द एनालिसिस ऑफ एनर्जी, ड्यू टू द एनालिसिस ऑफ एनर्जी, ठीक। अब देखिए दूसरा आता है चार्जिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब है कि कभी भी आप किसी बॉडी को इंडक्शन से चार्ज कर रहे हैं तो दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। चलिए पहले समझ लेते हैं फिर देखिए। मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, क्या ये कंडक्टर, ठीक है। हमने क्या किया कि एक ये रॉड है जो पॉजिटिवली चार्ज है, कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। इस रॉड को इसके नजदीक ले गए, टच नहीं कराया, ध्यान रखिएगा, टच नहीं कराएंगे, इसके नजदीक ले गए, क्या होगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। अब ये सब चीजें भूल के हम ये देखते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को। इसका मतलब इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी इस सरफेस पर आकर अक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, हो जाएंगे। और पॉजिटिव चार्ज किसको रिपल करता है, पॉजिटिव को। इसका मतलब इसके अपोजिट फेस पर कौन सा चार्ज अक्यूमुलेट होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा, पॉजिटिव होने लगेगा ना, होने लगेगा ना। देखिए ये क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज इधर जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे इस सरफेस पे, और पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव से रिपल होता है इसलिए इस सरफेस पर आ जाएंगे, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहां पर इस सरफेस को अर्थेट कर देंगे। अर्थेट करने का मतलब अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अब जब हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन, भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर सकते हैं, प्रोटॉन को कभी फ्लो करते देखा क्या, कभी सुना कि प्रोटॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। चलिए यहां से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा और एक पॉजिटिव चार्ज को जाके न्यूट्रल कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज को जाके न्यूट्रल कर देगा। ऐसे सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है ना। तो अब डायग्राम बनाए तो कैसा होगा, अब डायग्राम बनाए तो ऐसा होना चाहिए, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन अक्यूमुलेट है, ये पॉजिटिवली, भैया ये इलेक्ट्रॉन तो यही रह जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इनको रोके हुए, अट्रैक्ट किए हुए, और यहां से सारे प्रोटॉन जो सॉरी हाँ सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, हटा देंगे, इसको हटा देंगे। अब अभी भी इलेक्ट्रॉन इसी सरफेस पर रहेंगे क्योंकि अभी हमने रॉड को नहीं हटाया। अब तीसरे डायग्राम में हम क्या करेंगे, रॉड को हटा देंगे, रॉड को हटा देंगे। अब ये रॉड जब हटा देंगे तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रोके हुआ था, जब इसको हटा दिया तो अब इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला तो कोई नहीं है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगने लगेगा, आपस में रिपल करेंगे, रिपल करेंगे तो फैलने लगेंगे। ऐसे पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या बोला कि ये कैसे चार्ज करते हैं, कैसे चार्ज करते हैं। कोई एक कंडक्टर ले लिया, आप पॉजिटिव रॉड लेकर पास में, अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट होंगे इस सरफेस पर आ जाएंगे इसके पास में, और जितने भी पॉजिटिव होगा वो इधर एक्यूमुलेट होने लगेगा। इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। पॉजिटिव गया मर, ठीक है, मर गया तो अर्थेट हटा दिया हमने, अर्थेट हटा दिया। अभी ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट किए हुए, इस सरफेस से जाने नहीं दे रहा, इधर से मूव नहीं करने दे रहा।
अब हमने रॉड को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव कर दिया तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच सेम चार्ज है ना, रिपल्शन लगेगा तो फैलना चाहेंगे, तो फैल के पूरी सरफेस पर जाके ये ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब फैल जाएंगे। अब आपने एक चीज देखी, एक चीज गौर की है, ये पॉजिटिव रॉड ले गए थे तो फाइनली कैसा चार्ज आया, कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। अगर नेगेटिव रॉड ले जाएंगे तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव रॉड ले जाएंगे तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब क्या है कि देखिए इस चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को हम बोलेंगे इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज, क्योंकि इंड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। और इस चार्ज को बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, इस चार्ज को बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। अब याद क्या रखना है, पहली कंडीशन इसमें क्या है कि बॉडी में कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, इन दोनों को कांटेक्ट नहीं कराना है, नॉन कांटेक्ट, ठीक है, नॉन कांटेक्ट होना जरूरी है। दूसरा क्या होता है, इंड्यूस्ड चार्ज इज अपोजिट इन नेचर देन इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज। बात समझ में आई कि नहीं? इंड्यूसिंग चार्ज पॉजिटिव है तो इंड्यूस चार्ज नेगेटिव होगा, इंड्यूसिंग चार्ज नेगेटिव है तो इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर मान लीजिए किसी बॉडी को आपको निगेटिव चार्ज करना है तो पॉजिटिव रॉड ले जाएंगे, किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो नेगेटिव रॉड ले जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग ने क्या सीखा, हमने ये सीखा, फिर से बता दे रहा हूं, चलिए बता चुका हूं कि नॉन कांटेक्ट होना जरूरी है, मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करेंगे, दोनों बॉडी एक दूसरे से क्या नहीं करेंगे, कांटेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, अपोजिट नेचर आएगा चार्ज का, अगर पॉजिटिव रॉड ले जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ले जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। अब कोई पूछे अगर क्वेश्चन कि किसी भी बॉडी पर जो इंड्यूस चार्ज है वो कितना है, इंड्यूस चार्ज है वो कितना है, तो उसका फार्मूला नोट कर लीजिए, Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन K। जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसका डेरिवेशन भी देख लेंगे, ठीक है। Q डैश क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, और Q क्या है, इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज, और K क्या है, उस बॉडी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आगे कूलम लॉ पढ़ेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी देख लेंगे, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इन्होंने कहा कि मान लीजिए जो बॉडी है वो मेटल की है, बॉडी क्या है, मेटल की, और मेटल, अगर बॉडी मेटल की बनी हुई तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फिनिटी, मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अगर मैं K की जगह इन्फिनिटी रख दूंगा तो Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया, क्या बचा 1, यानी कि Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q। ये हमें क्या बता रहा है कि मेटल के केस में, अगर बॉडी मेटल की है तो मेटल के केस में जितना इंड्यूस चार्ज होगा उतना ही इंड्यूसिंग, या मैं बोलूं जितना इंड्यूसिंग चार्ज होगा, जितना इंड्यूसिंग चार्ज होगा उतना ही इंड्यूस चार्ज होगा, इंड्यूस्ड चार्ज होगा। फर्क क्या होगा, फर्क अंतर केवल ये होगा, डिफरेंस केवल होगा कि दोनों के नेचर अपोजिट होंगे, मतलब अगर इंड्यूसिंग पॉजिटिव है तो इंड्यूस नेगेटिव होगा, नेगेटिव है ना, नेगेटिव क्या बता रहा है, दोनों के नेचर क्या है, अपोजिट, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा, तभी तो मैंने कहा नेगेटिव चार्ज करना किसी बॉडी को, पॉजिटिव चार्ज ले जाइए, पॉजिटिव चार्ज करना है तो नेगेटिव चार्ज ले जाइए। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी आपको, इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने डिटेल में इसको बताया, ठीक है। चलिए
तीसरा जो प्रोसेस होता है तीसरा प्रोसेस जो होता है वो होता है कंडक्शन। बड़ा सिंपल है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है, और ये कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस बॉडी को इस बॉडी के कांटेक्ट में ले गया है। ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। चलिए इसके कांटेक्ट में ले जाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इस बॉडी के कांटेक्ट में इसको ले गए। देखिए पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, तो आपस में रिपल होगा। रिपल होने का मतलब ये फैलता जाएगा सरफेस में, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेंगे तो इस पर ऐसे चार्ज करने लगेगा। भाई रिपल कर रहा है ना, अब जैसे यहां से रिपल किया तो ये चार्ज कहां जाएगा, रिपल होने के बाद ऐसे जाएगा, यहां तो रास्ता बंद हो गया, ऐसे जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके पूरी सरफेस अक्यूमुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है ना। ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ चार्ज, ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ चार्ज, चार्ज के रिपल्शन के कारण दूसरी बॉडी पर भी वही चार्ज स्प्रेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 पॉइंट याद रखिए। पहला, कांटेक्ट इज नेसेसरी, कांटेक्ट इज नेसेसरी। दूसरा, सेम चार्ज will appear on the body, बॉडी पर सेम चार्ज आएगा। इंडक्शन में क्या सीखा था, अपोजिट चार्ज आता था, पॉजिटिव ले जाओगे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ले जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर क्या है, सेम चार्ज, पॉजिटिव बॉडी है तो दूसरी भी पॉजिटिवली बॉडी हो जाएगी, और दोनों का कांटेक्ट बहुत नेसेसरी। अगर कांटेक्ट नहीं तो कंडक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो कंडक्शन में कांटेक्ट का होना जरूरी है, इंडक्शन में कांटेक्ट का होना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी, या कह सकते हैं कि अगर कंडक्शन में कांटेक्ट जरूरी है लेकिन इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों बॉडी अलग अलग होनी चाहिए। अगर कांटेक्ट हो गया दोनों बॉडी का तो इंडक्शन ना रह के कंडक्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखिए, अब आता है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। क्या आता है, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। अच्छा, कूलम का लॉ क्या बताता है, देखिए हम लोग ने सीखा है कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल करेंगे, लाइक पोल्स और लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। समझ, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगेगा। कूलम ने क्या बताया कि मान लीजिए 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्शन फोर्स लगेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन ऑब्वियस है दोनों के बीच फोर्स तो लगेगा, ठीक, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्शन, ठीक है। तो कूलम ने क्या बताया कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से अगर r डिस्टेंस पर है तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लूं तो इसकी कंबाइंड फॉर्म क्या हो जाएगी, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो बहुत पहले पढ़ा हमने, कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट K मान लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा अच्छे से देखिएगा, K एक कांस्टेंट है,
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद जो कांस्टेंट मिलता है उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस के की ध्यान दीजिएगा, अगर सीजीएस सिस्टम में यूनिट पूछेंगे, इस के की अगर सीजीएस सिस्टम में यूनिट सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू पूछेंगे तो आएगी 1। सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू 1 होती है और एसआई सिस्टम में के की वैल्यू जो होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होती है। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? के की। ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको ऐसे लिख सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं 9 × 10⁹ ठीक है ना। अब देखिए फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है ना, ये एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं परमिटिव या एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये के को अभी हटा दीजिए, हम एयर के लिए है, मतलब हमने मान लिया Q1 और Q2 के बीच एयर है, तो एयर होता है तो के की वैल्यू 1 ले लेते हैं। यहाँ पे जो के लगाया था ना, उस के की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो 1 ले लेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। ठीक, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए अगर मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, मतलब एयर के अलावा अगर मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब देखिए एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। ये के और ये के अलग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है? 1। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों चार्जेस के बीच में कोई दूसरा मीडियम हम लोग ले आए, इस के की वैल्यू 1 केवल एयर और वैक्यूम के लिए होती है। उसके कभी कहेगा ना दो चार्जेस के बीच मीडियम है, दो चार्जेस के बीच मीडियम है, तो आप समझ जाइएगा ना तो वहां एयर है और ना वहां वैक्यूम है, कोई दूसरा मीडियम है, और उसके लिए वैल्यू के की कुछ ना कुछ होगी जो अलग वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो ये तो एयर में फोर्स आ गया, इसको लिख लेते हैं एफ एयर। ठीक है, अब किसी मीडियम में अगर हम फोर्स निकालेंगे तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय R²। ध्यान रखिएगा कि दो चार्जेस के बीच अगर पहले एयर है और बाद में कोई मीडियम रख दिया गया, तो मीडियम रखने के बाद जो फोर्स होता है वो के टाइम्स, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने का मतलब आप अगर मीडियम में फोर्स निकालेंगे, मीडियम का मतलब ना तो एयर है ना वैक्यूम है, तो एयर के फोर्स का 1/k टाइम्स होता है। यह के क्या है? डाइलेक्ट्रिक। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, के क्या है? डाइलेक्ट्रिक। समझ में आया? इतना चीज समझ में आया? तो आपने क्या सीखा? सीजीएस में जब कांस्टेंट इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। एसआई सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻²। एयर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। बात समझ में आ रही है? नोट करिए। चलिए अब यहां पर एक चीज देखिए, देखिए यहां पर लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के। ध्यान रखिएगा के को आप रिलेटिव परमिटिविटी भी लिख सकते हैं। म्यू आर के सॉरी एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी। ठीक है,
तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट के को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। और ये किसका फार्मूला होता है, एप्सिलॉन का। एप्सिलॉन का मतलब है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस पर बेस न्यूमेरिकल आते हैं। मान लीजिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आपको दे रखा है और मीडियम की परमिटिविटी दे रखा है, आपसे पूछा रिलेटिव परमिटिविटी बताइए, या रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दे रखा है, आपसे पूछ रहा मीडियम की परमिटिविटी बताइए। तो इस फार्मूले को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, तो किस पर बेस न्यूमेरिकल आ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब कूलम्स पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कूलम्स पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, इफ अ चार्ज Q is divided in two charges Q1 and Q2, Q1 and Q2, for what value of charges Q1 and Q2 force between the charges is maximum। ठीक है, ये कह रहे हैं चार्ज Q है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, Q1 और Q2 में, ठीक है ना, Q1 और Q2 में, ठीक। तो बताइए कि उनके बीच जो फोर्स है अगर वो मैक्सिमम हो तो Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी। देखिए पहले चार्ज, टोटल चार्ज कितना था, Q, किस में डिवाइड हुआ, Q1 एंड Q2 में। अगर मैं मान लू Q का पहला पार्ट Q1 है, देखिएगा पहला पार्ट Q1 है, तो दूसरा क्या Q2 की जगह क्या लिख सकते हैं, Q माइनस Q1। भाई Q2 कितना होगा, Q1 अगर चला गया Q में से तो कितना बचा, Q माइनस Q1 ही तो बचा, वही Q2 की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब हम दो चार्जेस ले सकते हैं, ये ले लिया Q1 और दूसरा चार्ज ले लिया Q माइनस Q1 और उनके बीच के डिस्टेंस मान ली R है, तो इनके बीच फोर्स कितना होगा, इनके बीच फोर्स कितना होगा, ठीक, इनके बीच फोर्स कितना होगा, K कांस्टेंट ले लिया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा K, ठीक है। Q1 इंटू Q2 कितना है, Q माइनस Q1 है कि नहीं, अपॉन R स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब यहां पर देखते हैं वेरिएबल क्या है, देखिए Q तो कांस्टेंट है, टोटल चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, Q1 वेरिएबल। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको अंदर लिख लीजिए मल्टीप्लाई करके, Q इंटू Q1 माइनस Q1 अपॉन Q1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। देखिए आप ऐसा भी कर सकते थे, Q2 ले सकते थे, तो Q1 क्या हो जाएगा, Q माइनस Q2, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, आपने मैथमेटिक टूल्स में पढ़ा होगा, सर ने बेसिक में बताया होगा, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर देंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ Q2 लिखते हैं, भाई यहाँ जैसे इसको Q2 मान लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q माइनस Q2, तो Q माइनस Q2 लिखते हैं तो Q2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन जरा करिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए जरा, तो देखिए d अपॉन dQ1 क्या है, K Q इंटू Q1 माइनस Q1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए K अपॉन R स्क्वायर बाहर ले जाइए, कांस्टेंट है, और इधर ले जाएंगे तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बचेगा क्या,
Q1 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब करिए Q1 का करिए, Q1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो Q1 का तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा Q1 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2Q1 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि 2Q1 इज इक्वल टू Q आ गया, या Q1 इज इक्वल टू क्या आ गया Q/2। Q1 इज इक्वल टू क्या आ गया Q/2, यानी कि Q1 की वैल्यू क्या होगी Q/2, तो ऑब्वियस है Q2 क्या होगा, ये भी Q/2 हो जाएगा। तो यानी कि Q1 और Q2 की क्या वैल्यूज हो जिससे इनके बीच फोर्स मैक्सिमम होगा, तो कितना हो जाएगा Q1 आ गया Q/2 और Q2 भी क्या हो जाएगा Q/2। Q1 और Q2 की इन वैल्यूज पर ये फोर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा, Q1 और Q2 की इन वैल्यूज पर ये फोर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 के बराबर कर दिया। कभी भी आपको किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 कर दीजिए। अब ये देख लीजिए किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ Q1 निकाला था, Q1 के टर्म में निकाला तो Q1 का कर दिया Q1 के रिस्पेक्ट में, अगर Q2 के टर्म में निकालते तो Q2 का कर देते Q2 के रिस्पेक्ट में। आया समझ में? चलिए आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक थ्रेड है, ठीक है, ये बॉब है, इन दोनों पर सेम चार्ज है, इस पर चार्ज Q, इस पर चार्ज Q, ठीक है ना। अब जब सेम चार्ज होंगे तो पहले तो थ्रेड ऐसे होगा ना, ऐसे लटका होगा, ये बॉब हो गया। अब जब इनको चार्ज दिया होगा, प्लस Q उसको दिया, प्लस Q उसको दिया, तो ये रिपल होंगे। स्ट्रिंग की लेंथ मान लेते हैं L है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर इस पूरे सेटअप को अगर हम सैटेलाइट में ले जाए, सैटेलाइट का मतलब जहां ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी 0 है, तो बताइए इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा, या दोनों स्ट्रिंग के बीच में फोर्स एंगल कितना होगा, दोनों स्ट्रिंग के बीच में एंगल कितना होगा, और दोनों के बीच फोर्स कितना होगा। देखिए होता क्या है, ये जब ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले जाए, कहां ले जाए, ग्रेविटी फ्री स्पेस। अब जरा इमेजिनेशन करिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको रिपल कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। अब जब ये रिपल कर रहा होगा तो इस पर वेट mg ऐसे लग रहा होगा। अब इस mg के कारण ये बहुत दूर नहीं जा पा रहा है, mg क्या कर रहा है, इसको थोड़ी दूर ले गया। भाई ये mg ना हो तो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, रिपल हो जाएंगे ऐसे। ये mg क्या कर रहा है, जैसे पहले कहां था, यहां था, तो जैसे इनकी भी रिपल्शन फोर्स लगा, थोड़ा सा मूव किया, लेकिन mg ने क्या किया, इसको यहां तक लाया, थोड़ी दूर तक लाया, फिर रोक देगा। तो एक्चुअली इन दोनों के बीच जो रिपल्शन फोर्स लग रहा है, हम ये कह सकते हैं कि mg के कारण ये थोड़ी दूर पर जाकर रुक जाता है, ठीक है। अब अगर ये mg ही ना हो, भाई ग्रेविटी है ही, mg ही ना हो तो ये तो फ्री हो गए, दोनों फ्री हो गए ना। अब दोनों के बीच रिपल्शन है, अब रिपल्शन कहां तक एक्ट करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस तक। तो देखिए यहां से मान लीजिए ये सस्पेंड था, ये वाली स्पीड ऐसे आ जाएगी प्लस Q, और ये वाली स्पीड ऐसे आ जाएगी प्लस Q। भाई mg तो है ही नहीं इसको रोकने वाला, तो आराम से जितना रिपल हो सकते हैं उतना रिपल हो जाएंगे। कितना रिपल हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये L डिस्टेंस ये है। तो यानी कि इन दोनों चार्जेस के बीच की अब डिस्टेंस कितनी हो गई 12। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, स्प्रिंग के 180 डिग्री। दोनों स्प्रिंग के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। और इनके बीच फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, या K ले लेते डायरेक्ट कांस्टेंट, K Q इंटू Q अपॉन, बीच की डिस्टेंस कितनी है 12 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया KQ स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। ये फोर्स आ गया। इसमें ये भी पूछ सकता है कि बताइए स्प्रिंग में टेंशन कितना होगा, भाई स्प्रिंग तलेगी ना, टेंशन कितना होगा। ध्यान रखिएगा स्प्रिंग में टेंशन वही होगा जो उनके बीच फोर्स होगा। स्प्रिंग में टेंशन कितना होगा, वही होगा जो फोर्स होगा, यानी कि स्प्रिंग के बीच टेंशन भी फोर्स के बराबर होगा। कितना हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर।
बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? जितना फोर्स होगा। स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? जितना फोर्स होगा। ठीक है। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, बाय।